इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड। नमस्कार। सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला की आज की कड़ी में आप सभी दर्शकों का और सभागार में उपस्थित तमाम मेहमानों का मैं लावनी विनीत सुदर्शन न्यूज के पूरे परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीते कई वर्षों से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह का आयोजन करते आए हैं। आज इसी श्रृंखला का तीसरा दिन है और आज के दिन राष्ट्रीय व्याख्यान माला के अंतर्गत हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान मौजूद हैं जो हमें देश में जो राजनीति चल रही है, खासतौर से विकल्प की राजनीति चल रही है, उस पर अपने सुविचार हमारे बीच रखेंगे। आपको हम उनका परिचय दें उससे पहले ये बता दें कि सुदर्शन न्यूज के लिए इस बार का ये महोत्सव बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने आपके आभार, आपके प्रेम के साथ अपने तप के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो अब हम उसी 12 वर्ष के प्रण को आगे बढ़ाते हुए हम आज की राष्ट्रीय व्याख्यान माला की शुरुआत कर रहे हैं और आपको बता दें कि हमारे बीच आज खास तौर से जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव श्री केसी त्यागी जी उपस्थित हैं। केसी त्यागी जी का तालियों के साथ स्वागत करते हैं। कुछ ही पल में आप केसी त्यागी जी का उद्बोधन सुनेंगे। विकल्प की राजनीति के बारे में वो अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। उसके बाद अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो वो उसका उत्तर भी आज आपके समक्ष रखेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगी उनका, जिनके सानिध्य और संरक्षण में सुदर्शन परिवार लगातार बढ़ रहा है, सुदर्शन चैनल लगातार बढ़ रहा है। श्री सुरेश चौहान जी का भी आभार। और अब मैं सुरेश जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री केसी त्यागी जी को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब मैं श्री सुरेश चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर आज की प्रस्तावना आपके समक्ष रखें। भारत माता की भारत माता की आदरणीय केसी त्यागी जी, उपस्थित बंधु एवं भगिनी और इस कार्यक्रम को लाइव में देख रहे करोड़ों सुदर्शन के दर्शक, सबको मेरा जय हिंद। आज सुदर्शन की इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला में विकल्प की राजनीति इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए त्यागी जी हमारे बीच में हैं। देश के तमाम विद्वानों को हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आते हैं और मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ, बताता हूँ इस व्याख्यान माला के बारे में, त्यागी जी, देश में कितने भी भले न्यूज चैनल हो, 732 टोटल चैनल है जिसमें 322 के आसपास न्यूज चैनल है और राष्ट्रीय समाचार चैनल 23 है, लेकिन केवल 142 लोग ही देश के किसी भी चैनल पर डिबेट में दिखते हैं और वो डिबेट में कभी भी 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होती है। कुछ चैनलों ने अभी समय देने की प्रक्रिया शुरू की, वो भी 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। ऐसे में ठीक है कि विद्वान 1.5 मिनट में भी अपनी बात रखेगा, लेकिन समझने वाला 1.5 मिनट में कैसे समझ पाएगा, ये सवाल है। और इसलिए विद्वानों को विदाउट ब्रेक लगातार वैसे तो 1 घंटे का मिनिमम टाइम अपने यहाँ पर माना जाता था, लेकिन हमने प्रयास किया है कि 40 मिनट का संबोधन और 20 मिनट का सवाल जवाब आपके सामने करें। और लगातार इस व्याख्यान माला में, जबकि ऐसा कहा जाता है कि टीवी पर लोग हंगामा देखना पसंद करते हैं, लेकिन सुदर्शन की व्याख्यान माला की व्यूअरशिप देश और विदेश में, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पर बहुत अच्छी है। ऐसे हमारे तमाम दर्शकों को, जिनको राष्ट्रवादी दर्शक के तौर पर लोग जानते हैं, उनको आज आप मार्गदर्शन करेंगे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सुदर्शन ने 12 साल पूरे किए, जैसे अभी लावनी ने बताए। हमारे लिए एक तप है और ये तप इसलिए भी तप था क्योंकि चैनल केवल बिजनेस के लिए खोला जाता है। ये परंपरा जिस देश में हो, उस देश में जहां पहले नारद मुनि को हम पहला पत्रकार कहते हो, जिस देश में आजादी के आंदोलन में हम जिस भी क्रांतिकारी पर उंगली रखेंगे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, वो पत्रकार था या पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने, लोकमान्य तिलक जी ने भी केसरी शुरू किया था, अखबार शुरू किया था। भगत सिंह खुद क्रांतिकारी थे, पत्रकार थे। और दूसरी तरफ शांति की बात करने वाले गांधी जी भी ना केवल भारत में हरिजन चलाते थे, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी अखबार चलाते थे। समाज के बदलाव के लिए, समाज के मार्गदर्शन के लिए मीडिया की एक अहम भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद और खास करके पिछले कुछ सालों में
जब राजनेताओं ने देखा कि मीडिया मिशन पर टिका रहेगा तो हमारे कमीशन का क्या होगा, और इसलिए मीडिया को बिजनेस बनाया गया और प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, एक 20 करोड़ के कैपिटल के साथ अगर आप कंपनी बनाते हैं तो ही मीडिया में प्रवेश कर पाएंगे, ऐसे तमाम शर्तों को रखा गया। और फिर मीडिया में भी विदेशी धन आया, विदेशी सोच आई, स्वाभाविकता विदेशी धन था तो उसके साथ विदेशी षड्यंत्र भी आया, और इस देश के बजाय, दर्शकों के हित के बजाय विदेशी कंपनियों के हितों को चैनलों के मीडिया के द्वारा रखा गया। अब तो यह सर्वश्रुत है, जिस देश का चैनल है, जिस भले वो हमारे यहाँ पर प्रसारित होता हो, हमारी भाषा में प्रसारित होता हो, लेकिन जिस देश में उसकी कंपनी है उस देश के हितों को पहले देखता है। और इसलिए तमाम देशों में जब कोई बड़ा देश निवेश करता है तो अपने यहाँ के मीडिया के लिए भी एंट्री चाहता है, एक तरीके से वो कवर का काम करता है। ऐसे में सुदर्शन जैसे राष्ट्रवादी चैनलों की जिम्मेवारी और बढ़ती है, और ये जिम्मेवारी हम 12 साल से पूरी करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। इसके लिए आप लोग सहयोग दे ही रहे, आगे भी देंगे, ये आशा व्यक्त करता हूं। और मैं खुद ज्यादा बोलने के बजाय मैं त्यागी जी को बोलने के लिए निमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस चैनल से जुड़े हुए सभी चैनल में लगे हुए साथियों का और जो इसके करोड़ों व्यूवर्स हैं उनका मैं स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक पर्व पर उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, और मुझे इसमें आकर के और भी प्रसन्नता हुई है और पता भी लगा है कि 12 वर्ष इसने अपने पूरे किए हैं। आज के इस व्यावसायिक युग में किसी चैनल के द्वारा निर्विरोध तरीके से और निर्विवाद तरीके से 12 वर्ष का समय कोई कम नहीं होता, इसलिए इसके लिए भी आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मुझे प्रसन्नता इसलिए भी है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इसमें मुझे आपने आमंत्रित किया है, और सुबह से लेकर के अब तक मैंने इस विषय पे अब तक कोई किताब नहीं पढ़ी। सुबह 7 बजे आज उपराष्ट्रपति महोदय का शपथ ग्रहण समारोह था, उससे तब से लेकर के पांडे जी मैं अभी तक इसी में हूँ, हरकत में ही हूँ मैं, और ये मेरा प्रिय विषय भी है। मित्रों, स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम और इक्वलिटी, ये किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें। आखिर स्वतंत्रता की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी, या बराबरी की जिंदगी जीने का अधिकार हर आदमी का हो, ये इच्छा भी क्यों पैदा हुई होगी, और ये मानव की नैसर्गिक इच्छा है कि सबको आजादी के साथ जिया जाए। परंपरागत तरीके से राजे रजवाड़ों के लंबे समय के शासनकाल रहे, देश समृद्धि में था या नहीं था, वो गौरव का विषय उस समय के निवासियों के लिए था कि नहीं था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता की उसमें व्यापक हिस्सेदारी थी कि नहीं थी, ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर राजा आपके जात का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, निर्दयी है, अन्यायी है, तो वो राजा हमारे किसी काम का नहीं। इस अवधारणा के साथ लोकतंत्र की इच्छा और अभिलाषा पैदा होती है। राजशाही, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, दुराचारी, व्यभिचारी, राष्ट्र हितों का ध्यान न रखने वाला। तो इन सब के बीच में यूरोप की दुनिया के लोगों में जो आपसे ज्यादा एजुकेटेड थे, वहां ये संग्राम चला। और आपको ताज्जुब होगा जान करके, मुझे कई जगह जाने का मौका मिलता है, पार्लियामेंट के डेलीगेशन में भी चर्च से भी लड़ाई हुई है लोगों की। लोकतंत्र के बीच में चर्च आई कि नहीं, राजा का, रानी का राज, क्वीन का राज कायम होना चाहिए, तो लोग चर्च से भी लड़े।
रोमन एम्पायर का जो इतिहास है और कुछ हद तक ब्रिटिश एम्पायर का भी इसी तरह का है। इसी तरह से भगवान में अगर हमारी आस्था है, प्रकृति के नियम और कायदे कानून को अगर हम स्वीकार करते हैं, तो सभी लोग लगभग एक ही प्रक्रिया के तहत पैदा हुए। और अगर सबका मालिक एक है तो उसने अपनी सभी संतानों के लिए समानता का व्यवहार मिलना चाहिए, इसकी इच्छा के साथ इंसान को धरती पे पैदा किया होगा। लेकिन यहां आकर के जो असमानता बढ़ी हुई मिली, अब किसको कहां पैदा होना है, किस जाति समूह में पैदा होना है, किसी धर्म संप्रदाय में पैदा होना है, किसी वर्ग में पैदा होना है, ये आदमी की इच्छा से नहीं इस तरह का फैसला हुआ। लेकिन जब इंसान जमीन पर आया तो उसने जाति के आधार पर ऐसी विषमता देखी कि पिछले 1 महीने में 2 घटनाओं ने मुझे बहुत आंदोलित किया है। सीवर के अंदर जो सेप्टिक वो होता है, उसमें कुछ जाति समूहों के लोग जाकर के सफाई करने का काम करते हैं, जबकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सर पे पखाना ढोना प्रतिबंधित है। और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का। जो अच्छाइयां अपने देश की हैं उनको भी गुणगान करते रहना चाहिए, लेकिन जहां जहां कमजोरियां हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पिछले 1 साल के अंदर इन गरीब गुरबा लोग जो सीवर के अंदर जाकर के पखाने को साफ करने का काम करते हैं, 8 लोगों की मृत्यु दिल्ली के अंदर हुई है। तो क्या ऐसी व्यवस्था, ऐसी जाति व्यवस्था, ऐसी श्रमिक व्यवस्था, ऐसी समाज व्यवस्था, क्या हमारे माथे पर कलंक नहीं है कि इंसान इंसान का पखाना ढोएगा? किस जाति में, किस धर्म में, किस संप्रदाय में, किस बौद्धिक प्रमुख ने, किस भगवान ने, किस अवतार ने कभी ऐसा कोई संदेश दिया कि व्यवसाय के आधार पर इंसान इंसान के बीच में ऐसा फर्क हो? और जब मैंने और ज्यादा आंकड़े इसके निकालने का प्रयास किया तो मेरा सर शर्म से झुका। 8 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भारत महान देश में अपने सर पे पखाना ढोने का काम करते हैं। 8 लाख लोग। क्या उनकी स्वतंत्रता है? क्या उनकी समानता है? कैसा समाज बनाने का हमारे पुरखों ने संकल्प लिया था, जिनकी मूर्तियों पर मैं माला चढ़ा करके आया हूं। इनके किस्से अगर सुनोगे तो ये तो रोंगटे खड़े होंगे, या आंखें नम भी हो सकती। भगत सिंह की उम्र 23 साल की थी जब उसको फांसी हुई। मुझे वो जगह भी देखने का लाहौर में मौका मिला है और मैं 4 फूल भी वहां पे चढ़ा कर आया हूं जहां भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी। भगत सिंह को फांसी लगने से कुछ दिन पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है, और गांधी इरविन पैक्ट के समय जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे, ये बड़े देश में चर्चा थी कि भगत सिंह की माफी भी शामिल हो सकती है। तो भगत सिंह के मां और बाप ऐसे ही हैं जैसे आप लोग हैं। बेटा है, जवान हुआ है, शादी हो जाएगी, तो मां और बाप दोनों मिलकर मिलने के लिए जाते हैं। लॉर्ड इरविन और गांधी पैक्ट से पहले तय हो जाता है कि भगत सिंह को माफी हो सकती है फांसी की, लेकिन भगत सिंह अपने माता पिता को निराश करके लौटा देता है कि अगर आपने मेरे नाम का कहीं दुरुपयोग किया मेरी माफीनामे के लिए, तो मैं ये भी वक्तव्य दे सकता हूं कि मैं बगैर मां बाप का हूं। ये छोटी बात नहीं है। भगत सिंह ने फिर लिखा
कि जिंदा रहने की इच्छा हर इंसान की है। हर व्यक्ति अपने लिए लंबी से लंबी जिंदगी चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी फांसी की तारीख जल्दी आ जाए अपने मां बाप के इस आचरण के बाद। क्योंकि मेरा नाम हिंदुस्तान के इनकलाब का प्रतीक बन चुका है और इंसान होने के नाते मुझसे कोई गलती हो सकती है। अगर मुझसे गलती हुई तो भारत माता के चरणों में शीश नवा करके जो आजाद हिंदुस्तान बनाने का संकल्प इरादा था, शायद वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं मेरी फांसी की तारीख जल्दी आ जाए। समूचे आजादी के आंदोलन के इतिहास के जो कुछ पन्ने हैं जिन पर गर्व करने को जी करता है, जिनके लिए जीने को जी करता है। हम लोग, हमारे जैसे लोग त्योहार वगैरह नहीं मनाते, लेकिन कोई साल नहीं गया बहुत दिनों से 23 मार्च, जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगी थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। लगभग मैंने आधा दर्जन लेख भी इस पर लिखे भगत सिंह की शहादत पर। मेरे घर में एक चित्र लगा हुआ है। ये कोई नहीं कि मैं कोई देवी देवताओं से कोई परहेज करता हूं, उसमें मैं कोई 20-21 साल का हूं। भगत सिंह की माता जी उसमें है, भगत सिंह की बड़ी बहन उसमें है, और भगत सिंह का वो भाई कुलतार सिंह जो फांसी से 2 घंटे पहले मिलकर के आया है, वो भी उस चित्र में। उनके साथ मेरा चित्र है। तो कुलतार सिंह जब मिलने जाता है सरदार भगत सिंह से, तो भगत सिंह उसके बाद एक चिट्ठी लिखते हैं अंतिम बार कि भाई ये तो बहुत कष्ट दे गया मेरे को, मैं तो खुशी खुशी मरने जा रहा था। पिछले हफ्ते जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि तुम्हारा 3-4 किलो वजन बढ़ा हुआ, तुम चेक कराओ, कोई बीमारी तो नहीं है। उसने बीमारी नहीं है, उल्लास में है। मेरी जिंदगी का जो मकसद था वो पूरा होने के लिए जा रहा अगले हफ्ते, इसलिए खुशी में मेरा वजन बढ़ गया है। उस भगत सिंह को उसका भाई आकर के जब रोना बंद नहीं करता है, वो कह रहा है कि मेरी फांसी भी बेकार कर देगा। इतनी उत्कृष्ट अभिलाषाओं के साथ आपकी आजादी के रणबांकुरों ने हंसते हंसते, एक के चेहरे पे शिकन नहीं थी, एक रोया नहीं था। मुझको और भी 2 फांसियां याद है। भगत सिंह की फांसी पर किसी ने लिखा था, किसी शायर ने, कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, जिस ढम से कोई मकतल पे चढ़ा वो बात निशानी रहती है। फांसी के फंदे को किसने किस जज्बात के साथ चूमा है, किस गौरव के साथ चूमा है, किस अदा के साथ फांसी के फंदे पे चढ़ा है। मरना तो हम सब लोगों को ही, 2-4 साल, 10-5 साल, 20 साल बाद, लेकिन युग आएंगे और चले जाएंगे। पीढ़ियां जो ये अपनी सदियां भी गिनतियों में सीमित रह जाएगी, लेकिन आने वाले पता नहीं कब से कब तक, जब तक भगत सिंह का जिक्र होगा, तो लहू की रवानगी नसों में तेज जरूर होगी, अगर आप इंसान हैं और भारतीय हैं। ऐसा वो जज्बा पैदा कर गए। और कितने किस्से इनके सुनाऊंगा तो 40 मिनट तो कम पड़ेंगे। इनके एक साथी हैं बटुकेश्वर दत्त, वीके दत्त। मुझे उनकी विधवा धर्म पत्नी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, चूंकि वो गाजियाबाद में दुर्गा भाभी के नाम से काफी लंबे समय तक रही थी। इसका जिक्र करके आपका मन दुखी नहीं करूंगा कि वो बहुत बुरी हालत में रही थी, बहुत बुरी हालत में। बटुकेश्वर दत्त के पिताजी बहुत बड़े रईस हैं शहर के, शायद लाहौर के, और चंद्रशेखर आजाद, वीके दत्त, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये पूरा टोला है, इनके खर्चे पानी का भी इंतजाम करता है। बाप के यहां से चुरा के लाता है, कुछ पटापटू करके लेके आता है, जैसे हम लोग कॉलेज के दिनों में करते थे। आ जाओ बच्चे, इन्हें बुला लीजिए अंदर। हाँ। करता है। अब कभी कभी भगत सिंह और उसके साथी
वी.के. दत्त पे ये भी शक करते हैं कि यार ये कोई पुलिस का मुखबरक वर्ग का तो नहीं है, कोई चक्कर, क्यों इतना पैसा हम पे खर्च करता है। खैर, बम विस्फोट का या बम की ठीक है कि नहीं है, इसको लेकर के वो रावी नदी के तट पर जाकर उसका परीक्षण कर रहा है, बम चलेगा कि नहीं चलेगा, और उसी में बम फटता है और वी.के. दत्त की मृत्यु हो जाती है। अब ये समाचार लाहौर का एक ऐसा पॉश इलाका जो पैसे वाले का होता है, जिसे सिविल लाइंस बोलते हैं, उसमें सारे लोग एक कमरे में बंद हैं, और दुर्गा भाभी भी कुछ दिन पहली शादी हुई है। तो ये समाचार कैसे दुर्गा भाभी को दें? तो सारे मिलकर के दरवाजा बंद करते हैं, मकान बंद करते हैं, और ये दुखद समाचार दुर्गा भाभी को दिया जाता है। अब दुर्गा भाभी का कष्ट समझिए आप जरा। उसको ये डर है कि अगर तेरी रोने की आवाज जोर से निकली और ये क्रांतिकारी पकड़े गए तो इनके मन में जो छुपा हुआ शक है कि शायद मेरा पति पुलिस से मिला हुआ था, वो सच हो जाएगा। इसलिए दुर्गा भाभी रोती है और मुंह में कपड़ा बांध करके रोती है कि रोने की आवाज बाहर ना चली जाए। इसके बाद ये आजादी मिली थी। ऐसे दुनिया के कम इतिहास हैं जब आजादी की लड़ाई का संग्राम इतना लंबा चला, और कैसे कैसे कष्ट लोगों ने झेले होंगे। आज तो कई लोग वंदे मातरम पे भी ऐतराज करते हैं। मैं यहां कोई राजनीतिक विषय इसको नहीं बनाना चाहता। तिरंगा झंडे पे भी कई लोग ऐतराज करते हैं। ये तिरंगा झंडा भारत की शान थी। सुभाष बाबू गांधी जी से अलग हो जाते हैं और जाकर के रंगून में फौज बनाते हैं, आजाद हिंद फौज। नाम सुना होगा आपने। सुभाष बाबू के साथी कहते हैं कि झंडा कौन सा होगा? कह रहे तिरंगा। ब्रिगेड का नाम क्या होगा? महात्मा गांधी। तो ये आजादी हमें चाहिए क्यों थी? क्या दिक्कत थी अंग्रेज के राज में? एक तो अंग्रेज के राज में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि आपका अपना राज नहीं था, स्वराज नहीं था, आपकी अपनी हुकूमत नहीं थी, आप गुलाम थे, और जो उत्पादन के जितने साधन थे किसान के, मजदूर के, वो सब उनके यहां केंद्रित थे। मुझे बिहार से भी राज्यसभा का एमपी होने का मौका मिला है और चंपारण भी जाने का मौका मिला, जहां के आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ इस साल मनाई जा रही है। गांधी जी 13 अप्रैल और 1917 को पहली बार बिहार गए थे और चंपारण गए थे। आचार्य कृपलानी का नाम सब लोगों ने सुना होगा। वो मुजफ्फरपुर के एक विद्यालय में पढ़ाते थे, और उस मंदे जमाने 1917 की कल्पना करना जरा। 10,000 आदमी गांधी जी को रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए आए हैं। कितने? 10,000। आबादी कम थी, ध्यान रखना। 3-4 दिन तक गांधी जी राजेंद्र बाबू से, इन सब से मिलते 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 फिर चंपारण जाते हैं। वहां नील की खेती होती है और बड़ी बेरहमी के साथ किसानों का शोषण होता है। यूरोप में उस समय रंगाई का, पुताई का, ये कपड़े का काम ऊंचे पैमाने पर चल चुका था, और नील की खेती में किसानों का बड़ा निर्मम शोषण होता था, और जमीन भी किसी के पास नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने यूरोप के एजेंट को जमीन अलॉट करती थी और फिर उस पर किसान काम करते थे। गांधी जाते हैं तो किसानों को इकट्ठा करते हैं। एक भी किसान ऐसा नहीं है, एक भी किसान जिसने अपना अंगूठा न लगाया। एक भी किसान। तो जिस किसान को यह पता नहीं है कि तेरे खिलाफ चार्जशीट क्या है, वो अपने हक के लिए लड़ेगा कैसे? गांधी जी स्कूल खुलवाते हैं फिर वहां पर। अब तो कई लोग हमारे
गांधी जी को भी आलोचना करते हैं। आलोचना करने का मैं किसी के खिलाफ नहीं। एक तो लोकतंत्र का नाम ही ये है कि मेरी आपसे असहमति है, सॉरी आई डिफर विथ यू, लेकिन ये हिंसा और विद्वेष तक नहीं जाना चाहिए। प्रहलाद भगत जो है वो सबसे पहला सत्याग्रही है इस देश का, जो अपने पिताजी के गलत कायदे कानून को मानने से मना करता। पहला सत्याग्रही है, गांधी जी बाद के। इसलिए लोकतंत्र की एक शर्त यह भी है, वरना राजशाही क्या बुरी थी, मुगलशाही क्या बुरी थी, बादशाहत क्या बुरी थी। तो लोकतंत्र में जीने का, समानता के अधिकार के साथ साथ यह भी इसका आभूषण है कि हम एक दूसरे से असहमति भी रख सकते हैं और फिर आम सहमति बना करके देश का, समाज का, सभा का संचालन आगे बढ़ाए। आज का, अब से 2 दिन पहले जो दिन गुजरा है, 9 अगस्त 1942, शादी कोई घर बचा होगा या शादी कोई गांव बचा होगा जिसका कोई आदमी जेल में ना गया। 9 तारीख को, 9 अगस्त को 1942 को गांधी जी ने मुंबई के, पहले बॉम्बे था, उन्होंने लड़ झगड़ के इसको मुंबई कर दिया। उसका नाम अब गांधी मैदान है, पहले इसका नाम कुछ और था, काला घोड़ा है कुछ, ऐसी कुछ नाम था, मुझे गया हूं मैं वहां पे। वहां से बिगुल बजता है। और जो सत्याग्रह है, जो सत्य के लिए आग्रह है, वो भी अब दिशाहीन हो चला। गांधी जी का सत्याग्रह था कि नहीं, अंग्रेज के लिए भी मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, अंग्रेज जाना चाहिए। चोरी चोरा एक जगह है गोरखपुर के बराबर में, किसान कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। एक अंग्रेज कलेक्टर हुक्म दे देता है तो 2 किसानों की मौत हो जाती है। किसान गुस्से में आते हैं, उसके बदले में वो 2 गोरों की हत्या कर देते हैं। गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सर पटकते हैं कि किसान तो इतने खिलाफ हो गए हैं बापू आपके, आपने बीच में आंदोलन वापस ले लिया। उसने कहा नहीं, मेरे आंदोलन में हिंसा नहीं हो सकती, हमारा अंग्रेज जाना चाहिए, ये हमारा नारा है, लेकिन कोई अंग्रेज मारा जाना चाहिए, हम इसके पक्ष में नहीं। और फिर वो कहते हैं, जो सिद्धांत के रूप में पूरी दुनिया में चलता है, कि ऊंचे आदर्शों को अपनाने के लिए, ऊंचे आदर्शों को स्वीकार करने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया जाए वो भी ऊंचा होना चाहिए। आप घटिया तरीके से कोई बढ़िया काम नहीं कर सकते। अगर लक्ष्य बढ़िया है तो उसके लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। ये गांधी जी का बना। जब नमक सत्याग्रह होता है तो सबसे पहले महिलाएं जो हैं वो जाती हैं। उसके चित्र देखने को मिल जाएंगे फिल्म में भी और वैसे भी। तो उन महिलाओं पर गोरों की पुलिस भी और आपके भी कुछ लोग शामिल हैं, वो हंटर से वार करते हैं। तो एक स्टेज पे कुछ महिलाओं के जिस्म का ऊपर वाला कपड़ा जो है हट जाता है और फिर अंग्रेज का जो हंटर है वो भी झुक जाता है कि नहीं, अब नहीं मारेंगे। तो गांधी जी का था कि मारेंगे भी नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। अब जो आंदोलन करते हैं पहले दिन से मन खराब रखते हैं। कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है देश के अंदर। हां, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए गांधी का जो रास्ता है उसके जरिए सविनय अवज्ञा सत्याग्रह है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। मुझे जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में भी रहने का और जेल जाने का मौका मिला और जो कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं, मैं उनमें से एक हूं, कि जिस दिन जयप्रकाश नारायण की रामलीला मैदान में आखिरी सभा थी तो मैं उस मंच पे था
इंदिरा जी का 12 जून को 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, अब आप चुनाव में एमपी नहीं रह सकती हैं, चूंकि चुनाव जीतने के लिए आपने गलत हथकंडे अख्तियार किए और 6 साल तक आप चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं। तो इंदिरा जी इस्तीफा दें, कोई कांग्रेस का दूसरा आदमी प्रधानमंत्री बने, वगैरह वगैरह, इसको लेकर के बहस चल रही है। तो आखिरी सभा हो रही है, आखिरी उनकी तरफ से, हमें नहीं पता था कि हम रात को गिरफ्तार होंगे या ये आखिरी ही सभा होगी। तो जयप्रकाश जी उस दिन कहते हैं कि 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, और मैं आज कहता हूं कि ये जो सरकार है, इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, इसलिए इस सरकार की कोई गलत बात मत मानो। अब रात को पहुंचते हैं घर पे 11-12 बजे, तो पुलिस आ जाती है, गिरफ्तार करने के लिए आपातकाल लग जाता है, जेलें होती हैं, कई परिवार बिगड़ते हैं, तकलीफें होती हैं। तो वो जो जेल जाते थे, कुछ आदमी ऐसे भी जेल गए हैं जिन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं थी। कुलदीप नैयर का नाम सुना होगा, इस देश का सबसे बड़ा अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसका संपादक है कुलदीप नैयर। देश के जो 2-4 विद्वान लोग हैं उनमें से एक है। वो प्रेस क्लब में इकट्ठा होता है, और जो उस दिन का अखबार निकलता नहीं है, तो कुलदीप नैयर काला शाही का जहां संपादकीय है वहां काली शाही बखेर देता है उस पर, और प्रेस क्लब से जुलूस निकलता है कि प्रेस की आजादी पर जो प्रतिबंध सरकार ने लगाया है, मैं उसका विरोधी हूं, और उसको गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा एक है राजेंद्र सच्चर, संयुक्त पंजाब माने सारा हरियाणा, सारा हिमाचल और सारा पंजाब, उस समय संयुक्त पंजाब होता था। भीमसेन सच्चर नाम के सज्जन जो हैं उसके पहले मुख्यमंत्री होते हैं, जो 8-10 साल आजादी की लड़ाई में जेल में रहे। सच्चर साहब का बेटा जो दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा है, वो आकर के धरने पे बैठता है कि नहीं, ये आपातकाल गलत है, इसमें ना बोलने की आजादी है, ना विचरण की आजादी है, ना व्यापार की आजादी है, ना लिखने की आजादी है, मैं इसका विरोध करता हूं। तो उसको जरूरत नहीं थी, वो तो चीफ जस्टिस रिटायर हुआ था। लेकिन इस आजादी के लिए ये काम भी हुए हैं जिनका मैं जिक्र उल्लेख कर रहा हूं। तो ये ऐसे नहीं आसानी से मिली। वो जो किसी कवि की कविता है ना कि बच्चों रखना मेरे देश को संभाल के, आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसका उल्लेख जो है कई गीत गानों में भी होता है। आज लगभग 70 साल इस आजादी को हो चुके हैं, और हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई में, और सरदार भगत सिंह तो थोड़ा महात्मा गांधी से असहमति भी रखते थे। उन्होंने लिखा है कि आजादी का मेरा मकसद यह नहीं है कि गोरे शासक चले जाएं और काले शासक आ जाएं, ना, भगत सिंह इसके खिलाफ थे। वो लिखते थे कि जब तक व्यक्ति का व्यक्ति के द्वारा, समाज का समाज के द्वारा, राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण समाप्त नहीं होता है, तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। तो आज तो ऐसा ही लगता है। मैं जब कम उम्र में था और राजनीति में भर्ती हुआ, मैंने भी पहला नारा ये लगाया था, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी। मुझे लगता था इस तरह का। भूख से अब तो किसान सुसाइड करते हैं, तब पहले भूख से मौतें भी होती थी। हालांकि किसानों ने और जो कृषक वैज्ञानिक हैं, उनके अथक प्रयासों से ये दिन आया कि आज दुनिया के हम सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में भी शामिल हो गए। तो जो अरमान आजादी की लड़ाई थे, पूरा सप्ताह आप मना रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। इससे थोड़ा बहुत राष्ट्रवाद का, अपने वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ जज्बा ऐसा पैदा होगा कि
अब रस्म अदायगी के तौर पे ये चीज रह गई। मैं भी अपनी घड़ी देख लेता हूं, आप भी देख लें। गांव में शुरुआती दिनों में प्रभात फेरियां निकलती थी, सुना ही नहीं, अब तो फिल्मों में देखते हैं प्रभात फेरियां। तिरंगा झंडा लेके गांव गांव में नारे लगते थे, सब बंद हो गए। बिहार एक ऐसी जगह है, और महाराष्ट्र, 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिक्शा वाले का इंतजार करना पड़ेगा 1 घंटे तक, और हर एक रिक्शा वाले पर तिरंगा झंडा होगा। चाय की दुकान वाला चाय नहीं बनाएगा, उनके साथ रुक जाइए जरा, आजादी का गीत चल रहा है। या महाराष्ट्र के अंदर गांधी जी की का बड़ा समय महाराष्ट्र में भी गुजरा, और वहीं से ये करो या मरो का आंदोलन भी चला। तो जो विकल्प की राजनीति है वो यही है, अच्छा जीवन यापन कैसे हो। अब जो भारतीय राजनीति है उस पर मैं ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे से जो पहली पीढ़ी थी, आजादी के आंदोलन में जब राजनीति में आदमी आता था, अब तो राजनीति का बहुत राजनीति हो रही है, बड़ी, कोई कलम चुराता हो पकड़ेगा, बड़ी राजनीति हो रही है। अब राजनीति ऐसी कर दी है जैसे कोई व्यवसाय हो। इसलिए दैट आई एम इन पॉलिटिक्स एंड आई एम डूइंग पॉलिटिक्स, ये ऐसा हो गया जैसे कोई थर्ड रेट का कोई प्रोफेशन में मैं लगा हुआ हूं, पहले नहीं था। आजादी की लड़ाई के में शामिल होने का मतलब था कि आप जेल जाओगे, घर परिवार की बर्बादी होगी। दैट वाज द पीक ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा थी। 47 आ गया, जिन पुरखों ने, मैं काले पानी भी गया, आपको कल्पना नहीं हो सकती। मैं हिंदुस्तान की आधा दर्जन जेलों में घुमा हूं, लेकिन मैंने ऐसी जेल नहीं देखी जो 3 मंजिला हो। समुद्र के बीचों बीच में जेल है, और आजादी के दीवाने बंद हैं, और उस जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। 250 लोग एक दिन जेल तोड़ करके जेल से बाहर आ गए, लेकिन जाएं कहां? समुद्र में तैर के जाने का प्रयास किया, पता लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में झंडा फहरा दिया है। उनकी इच्छा रंगून जाने की हुई, आधे डूब के मर गए, आधों को अंग्रेजों ने मार दिया। ये थी आजादी की ललक, जो आधे व्यवसाय में बदल गई। एक दौर। दूसरा था राष्ट्र निर्माण का दौर, 47 और उसके बाद का दौर। वो भी राजनीति थी, वो राष्ट्रभक्ति थी, वो राजनीति थी कि चलो अपने देश को महान बनाएंगे। अब वो दौर भी खत्म हो गया। फिर ये बना कैरियर, बहुत दिन तक कैरियर भी रहा, लोगों के घर भी बने, कैरियर भी बने। और भी माफ करना, मैं इनसे कहना चाह रहा हूं, इनसे नहीं जिनकी उम्र ज्यादा होगी। और अब ये कॉमर्स हो गया। राष्ट्रभक्ति का इसमें कोई जज्बा नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद द नेशनलिज्म। ये व्यवसाय। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि घर में पंचायत करके भी एक आदमी तो बीजेपी में चला जाओ, एक आम आदमी पार्टी में चला जाओ, एक कांग्रेस में चला जाओ, तीनों में किसी की तो बनेगी, फिर अपनी रूप पार्टी। मैं भगत सिंह तो नहीं गया था कि चलो एक अंग्रेज का झंडा लगा लें, एक गांधी जी का लगा लें। और कई लोगों के घर पे मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूं लोकसभा के, इसलिए अपने अनुभव बता रहा हूं। एक घर में कई झंडे लगे रहते हैं। एक घर के अंदर विचार जो है इतना संघर्ष करते हैं, ये मेरी कल्पना से बाहर। तो ये भी आजादी की जो लड़ाई में जिनकी मूछ भी नहीं आई थी। 23 साल का था भगत सिंह, जो कह रहा था मेरा रंग दे बसंती चौथा, 23 साल का। और सिर्फ ये भारत माता महान बने। दुनिया की उत्कृष्ट सभ्यताओं में से एक सभ्यता ये है, और ये फिर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बने। इन सपनों को लेकर के वो जलावतन हुए थे। कोटा परमिट का राज आएगा, पकड़े जाएंगे, हैं? डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स होंगे, शरीर के भी और पैसे के, दोनों ही होंगे। ऐसी कल्पना थी क्या? कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष, बिस्मिल वगैरह वगैरह जितने लोग थे, क्या वो काली बाजारी करते?
क्या नोटों का संग्रह करते उनके हाथ में सत्ता आती तो? क्या बेनामी संपत्ति 2-2 हजार करोड़ रुपए की, और नेता कह रहा है कि मेरे तो मूछ भी नहीं आई थी जब मेरे नाम लगी थी। है? ये देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे। तुम्हें माफ करना, मैं कोई बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति नहीं हूं और समय की खराबियों का असर मुझ पे भी है, लेकिन मैंने कुर्ता पजामा इस काम के लिए नहीं पहना था। माफ करना, उस दिन जिस दिन मैंने पहना था उस दिन कुछ अरमान थे, वो आज कमजोर पड़ गए, मैं कबूल करता हूं। मैं नहीं पहले जैसा बचा, लेकिन इतना भी मैं खराब नहीं हुआ कि हमारा जो साथ में राजनीति करने वाला आदमी है, वो जिसके पास एक टूटी झोपड़ी थी, वो 10,000 करोड़ का मालिक हो जाए और चुपचाप हम सिर्फ सरकार चलाने के लिए उसकी गुंडागर्दियों को बर्दाश्त करते रहे। इतने कमजोर भी अभी हम नहीं। इसलिए बिहार में हमको ये कठोर कदम उठाना पड़ा, हमारी मर्जी नहीं थी, क्योंकि जनता ने गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया था, वो अलग था, लेकिन झेलते। वो लड़का कहता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कि मेरे तो मूछ भी नहीं आई थी जब 2,000 करोड़ रुपए मेरे खाते में कहां से आ गए थे। और मैं कोई व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। लालू यादव जी मेरे मित्र हैं, 1 आध साल बड़े, हम 20-30 साल साथ रहे राजनीति में। उनकी जिस दिन सगाई हुई थी तो राबड़ी देवी के पिताजी ने बहुत बुरा माना कि 5 बीघे जमीन है नहीं बबुआ के पास और बिटिया की सगाई कर दी। तोड़ो सगाई। राबड़ी देवी के पिता को क्या पता था कि एक दिन ये प्रदेश का सबसे बड़ा जमींदार बनेगा। तो इसके लिए भी नहीं थी, और किसी पार्टी का नेता हो। और हम तो जब पार्लियामेंट में पहले दिन पहुंचते हैं, सभी मतलब 50, 60, 70% एमपी साहब कोठी बड़ी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने ऐसे मकानों में अपने दिन गुजारे हैं जहां हम भी थे, पशु भी थे साथ साथ। रात को पशु और आदमी साथ साथ सोते थे। दिल्ली में आकर के हमें कोठी चाहिए, पहले दिन बंगला चाहिए। इसलिए भगत सिंह इस दिन के लिए शहीद नहीं हुआ था। बिस्मिल की जो जवानी है इस दिन के लिए बेकार नहीं हुई थी। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में गोली इस दिन के लिए नहीं खाई थी। इसलिए उस स्पिरिट को, उन जज्बातों को, उन उसूलों को एक बार फिर देश भर में उसी भावना के साथ जगाओगे तो इसकी आजादी की भी उम्र लंबी होगी। और थोड़ा बहुत जिनके चेहरे जिनके चेहरों पे सदियों से मुस्कान नहीं आई है, किसानों की आत्महत्याएं की खबर आती है। एक भी उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का भी अगर योगी जी कर्जा माफ कर दें तो 48,000 करोड़ के आसपास का बैठेगा। 14 लाख करोड़ रुपया, 14 लाख करोड़ रुपया। आप इंटरनेट वगैरह सब यूज करते हो, मैं चुनौती के तौर पे कहना, 14 लाख करोड़ रुपया देश के पूंजीपतियों पर बैंक का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बकाया है, और सरकारों की हिम्मत नहीं है कि उसको वसूल कर ले, चाहे सरकार वो या सरकार ये। और आपके सारे गरीब लोगों पर आपके सारे कानून हैं। पिछले दिनों पार्लियामेंट में मांग उठी, जिस पर बकाया है उनके सबके नाम फैक्ट्री के बाहर लगा दो। मैंने गांव में देखा है, मुनादी होते हुए आज शाम को ठीक 5 बजे फलाने किसान फलाने सिंह के यहां उनके मकान की कुड़की होने वाली है, जो खरीदना चाहें आ जाए। सुना है कि नहीं सुना? गाजियाबाद का, बाजू के शहर का, जहां से मैं एमपी रहा हूं, 80,000 करोड़ रुपया। कितना? भूषण स्टील पे है, जरा निकालो इंटरनेट पे, 80,000 करोड़ रुपया। और मजे में घूम रहा, कोई दिक्कत उसको नहीं। तो इसके लिए भगत सिंह शहीद नहीं हुआ था, माफ करना, इसके लिए नहीं हुआ था। हिंदुस्तान के अंदर बेबसी और लाचारी के चलते
पैदा होने के और 6 महीने के अंदर कई करोड़ बच्चे मरते हैं। मां के अंदर इतना पोषण नहीं है कि बच्चे को पैदा करके उसको सरवाइव करने के लिए प्रोटीन और दूध की जरूरत पूरी कर सके। दुनिया में जितने अंधे बच्चे पैदा होते हैं, जितने मेंटली रिटार्डेड होते हैं, सहारा डिजर्ट के मुल्कों को छोड़ दो, ये बदनसीब मुल्क सबसे आगे है। तो ये तय नहीं हुआ था। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग नहीं मैसर शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। एक शायर ने लिखी दिया, ये तय नहीं हुआ था। आजादी भी मिलेगी तो इतनी गैर बराबरी नहीं होगी भाई, इतनी गैर बराबरी नहीं होगी। पिछले 15 सालों में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 350 करोड़ रुपए बढ़ी। 7th पे कमीशन का लगने के बाद, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, जो रिजर्व बैंक का चपरासी है, 4th क्लास एम्प्लॉय है, उसको 40,000 रुपए महीने की सैलरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक किसान परिवार की आमदनी 24,000 रुपए से ज्यादा है। ऐसा नहीं, ये नहीं तय हुआ था। थोड़ी बहुत कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन 5 उंगलियों में इतना फर्क भी नहीं होता कि अंगूठा भी गायब हो जाए और कन की उंगली भी गायब हो जाए और 3 उंगलियों से आदमी सारा काम निकाले, ये भी तय नहीं था। इसलिए आज हम संकल्प लें, कसम खाएं कि जो आजादी हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत करके, इसके लिए उन्होंने जान दी, जवानी हुए, कुर्बानी दी, माँ बाप के सपने तोड़े, उस आजादी के लिए और इस भारत देश महान के लिए नहीं कोई बड़ा काम होगा, आपसे मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम खराबी आपके अंदर पैदा हो, ये तो कर सकते। उतने खराब ना बनो जितने खराब का समाज का हिस्सा हो गया, ये काम तो हम कर सकते हैं। इसलिए ये भारत माता का परचम एक बार फिर ऊंचा हो, स्वाभिमान के साथ, आत्म स्वाभिमान के साथ हम जिए कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौमों में से एक हैं। भारत राष्ट्र दुनिया का सिरमौर एक बार बने, इसी उम्मीद और इच्छा और अभिलाषा के साथ 15 अगस्त आने वाला है। इसके लिए भी हजारों लाखों लोग कुर्बान हुए थे। फिर उस तरह का माहौल पैदा हो जाए जो आजादी के परवानों और दीवानों का था। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और मेरा इरादा किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी का ना अपमान करने का इरादा था, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो सुदर्शन न्यूज की जो पहल है, इसकी मैं और भी तारीफ करना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी कार्यक्रम के लिए कभी भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं सारे काम छोड़ करके आऊंगा। और मैं अपनी प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं कि आज इस भाग दौड़ में मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया, सही बात है, सुबह का निकला हूं। इसलिए मैं जाने की भी जल्दी करूंगा आपसे, क्योंकि आजकल राजनीतिक महंगाई का दौर है हमारा। हमारी पार्टी में उठक पटक है, हमारे बिहार में उठक पटक है? तो हमारे घर पे भी कुछ चैनल के मित्र इंतजार कर रहे हैं और सुदर्शन वाले भी होंगे जरूर वहां पर। इसलिए जल्दी अगर आप मुझे विदा देंगे तो ये आपका व्यक्तिगत एहसान मुझ पर होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केसी त्यागी जी का। और 5 मिनट का वक्त हम निकाल रहे हैं, अगर किसी के जहन में कोई प्रश्न हो तो। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जी। सवाल की जरूरत नहीं। सर मेरा सुझाव है सर आपसे। आपने जो बटुकेश्वर दत्त के बारे में बताया वो आपने शायद गलत बताया, क्योंकि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 20 जुलाई 1965 को हुई थी और उस घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वो हॉस्पिटल गए थे। वो कौन थे फिर? जो दुर्गा भाभी के पति
दुर्गा भाभी के पति नहीं थे वो, उनकी शादी तो दूसरी महिला से हुई थी। दुर्गा भाभी, उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बटुकेश्वर दत्त के बारे में मैंने पढ़ा है। माफ करना मेरे को, ठीक कहा आपने, उनका नाम भगवती चरण बोरा था। ठीक है। और सर मेरा सवाल, मैं सुनो, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपने मेरा ध्यान रखा। बहुत सही आप कह रहे हैं, उनका नाम भगवती चरण बोरा था, घटनाक्रम जसकाता से, और भगवती चरण बोरा की ही विधवा पत्नी का नाम दुर्गा भाभी था। ठीक है ना? और आप जीते और मैं हारा। मेरा दूसरा सवाल आपसे है सर, आरक्षण को आप भारत के लिए अभिशाप या वरदान मानते हैं? ये इस पे मैं आपका, इन सवालों का जवाब हमसे मत लीजिए, पॉलिटिकल वो अलग करिए। ये तो बिजली का नंगा तार है भैया, हमसे क्यों छुआना चाहते हैं? सर हेलो सर, ये पूछ रहे हैं कि किसानों को कितनी आज़ादी मिली है देश आज़ाद होने के बाद? नहीं, किसान तो गुलाम में भी। हाँ, तुम्हें सवाल पूछने की आज़ादी जरूर मिली। आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं जी कि एक गरीब नेता बहुत अमीर हो जाता है, ये क्या कारण है? इतनी दूरी कैसे हो जाती है? अमीर हो जाता है और वो गरीब के गरीब रह जाते हैं और बाकी के। हाँ, थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। चलिए, मुझे लगता है कि क्योंकि माननीय श्री केसी त्यागी जी ने जो वक्तव्य हमारे बीच रखा, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। निश्चित रूप से विकल्प की राजनीति तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उसमें राष्ट्रहित और राष्ट्र भावना का उद्देश्य निहित ना हो। एक बार फिर से माननीय केसी त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि हमारे बीच वो उपस्थित हुए और उन्होंने हमें अपना सुविचार सामने रखकर एक मार्गदर्शन किया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री सुभाष जिंदल जी की भी उपस्थित हैं। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए और अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए। और चलिए, इसी के साथ आज की इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला की कड़ी को हम यही समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो सुविचार हमारे विद्वान हमारे बीच रख रहे हैं, हम आने वाले जीवन में उन्हें पूरी तरह से आत्मसात करके अपने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान जरूर देंगे। एक बार फिर से आप सभी का आभार। कल फिर उपस्थित होंगे इसी समय एक और नए विद्वान और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गेल इंडिया लिमिटेड।